नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। 1700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साधा विपक्ष पर निशाना, कहा शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता, हां कुछ नेताओं का हो सकता है। सेंट्रल विस्टा को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान, बोले 18 जुलाई तक पूरा होगा विजय चौक से इंडिया गेट तक का काम, नए भवन में होगा संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की आज सीतापुर कोर्ट में हुई पेशी, कल सुप्रीम कोर्ट करेगा जुबैर की याचिका पर सुनवाई। 2018 में किए एक ट्वीट को लेकर घिरे हैं जुबैर। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 427 अंकों की तेजी के साथ 54,178 पर हुआ क्लोज, तो निफ्टी 143 अंकों की उछाल के साथ 16,132 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर से। इस पोस्टर ने एक बार फिर देश में बवाल मचा दिया और अब दावा किया जा रहा है कि इस पोस्टर ने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है, जिसके बाद से फिल्म की निर्देशक लीला सभी के निशाने पर आ गई हैं और साथ में वो भी निशाने पर हैं जो लीला का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन लीला ने भी बता दिया है कि वो उनके खिलाफ चल रहे इस माहौल का डटकर मुकाबला कर रही हैं। तो आज क्या कुछ रहा, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही रोहित रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ गया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसके अलावा जानेंगे महाराष्ट्र में फडणवीस को लेकर बीजेपी का क्या है आगे का प्लान, जिससे बढ़ सकती है उनकी नाराजगी। वहीं बात करेंगे योगी सरकार के नए फैसले की, जिस पर विपक्ष हो सकता है हमलावर। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर क्या है बीजेपी की प्लानिंग, इस पर भी करेंगे चर्चा। इसके अलावा और भी कई खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, नुपुर शर्मा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब देश में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। अब यह विवाद बस हो गया है या जानबूझकर खड़ा किया गया है, ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर जमकर बहस छिड़ी हुई है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे से सभी राजनीतिक दलों ने दूरी बना ली है, क्योंकि मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की निर्देशक लीला ने भी ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। लीना मणि में एक लई की फिल्म काली के पोस्टर को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। हिंदुत्व के समर्थक लीना पर निशाना साध रहे हैं। इसका लीना ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। लीना ने आज एक और तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि ये उनकी फिल्म का पोस्टर नहीं है। लीना ने तस्वीर के साथ ट्वीट किया, बीजेपी पेरोल ट्रोल सेना को पता नहीं है कि लोग थिएटर कलाकार अपने प्रदर्शन के बाद कैसे आराम करते हैं। ये मेरी फिल्म से नहीं है, ये रोजमर्रा के ग्रामीण भारत से है, जिसे ये संघ परिवार अपनी अथक नफरत और धार्मिक कट्टरता से नष्ट करना चाहते हैं। भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके बाद लीना ने बैक टू बैक कुछ और ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से हेट मशीन बन चुका है। लोग मुझे सेंसर करना चाहते हैं। इस समय मैं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। लीना को जब ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने ट्वीट कर ही इसका जवाब दिया। ये ट्रोल मेरी आर्टिस्टिक आजादी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर मैं इस बेदिमाग राइट विंग गुंडों से डर कर अपनी आजादी छोड़ दूंगी तो इससे दूसरों की आजादी भी चली जाएगी। दरअसल काली पोस्टर को लेकर लीना के खिलाफ अब तक 4 राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। लीना के समर्थन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद शशि थरूर खुलकर सामने आए हैं, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस इस मामले से खुद को दूर ही रखे हुए हैं। टीएमसी ने तो महुआ के बयान का विरोध तक कर दिया और इसे उनका निजी बयान बता दिया, तो शशि थरूर ने विवाद शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया कि लीना के बारे में उनकी राय निजी विचार है। लीला इस वक्त सभी के निशाने पर हैं, लेकिन वो किसी मुश्किल से डरने के बजाय डटकर मुकाबला कर रही हैं। उनके तेवर बता रहे हैं कि वो डरने वाली नहीं है। और ऐसा ही कुछ किया था कांग्रेस ने, जब राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सख्त रुख दिखाया और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर फेक न्यूज चलाने वाले पत्रकार रोहित रंजन मुश्किलों में फंस चुके हैं। वहीं इस बीच रोहित रंजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या हुआ कोर्ट में, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।
इस मामले को 6 जुलाई यानी बुधवार को अवकाशकालीन बेंच के सामने रखा गया था। इस दौरान पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में बिना याचिका दायर किए ही सुनवाई की तारीख मिल गई। रोहित रंजन के मामले में जब उनके वकील कोर्ट पहुंचे तो जजों ने जल्दबाजी में ही गुरुवार को सुनवाई की तारीख दे दी, लेकिन बाद में वकीलों ने कोर्ट में बताया कि अभी तो रोहित रंजन की ओर से याचिका भी नहीं लगाई गई है। इस पर रोहित रंजन के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को फटकार लगाते हुए जज ने कहा कि इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी आज एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी को लेकर नोएडा, गाजियाबाद सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ पुलिस आज भी नोएडा में रुकी रही। वहीं रायपुर पुलिस जी न्यूज के ऑफिस भी पहुंची, जहां रोहित की गिरफ्तारी को लेकर नोटिस चस्पा किया गया। इस पूरे मामले से जी न्यूज चैनल ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि राहुल के खिलाफ जो न्यूज चलाई गई है वो उनका अपना निजी फैसला है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन के खिलाफ रायपुर के थाना सिविल लाइन में धारा 153 का, 295 का, 504, 505, 120(b), 467, 468 और 471 में मुकदमा दर्ज किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए रायपुर की अदालत से वारंट जारी है। रायपुर पुलिस ने नोएडा पुलिस पर आरोप लगाया है कि रोहित की गिरफ्तारी और रिहाई की कोई जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। ऐसे में देखना होगा कि अदालत इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, यानी अभी रोहित रंजन की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। वैसे परेशान तो इस वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस भी हैं, क्योंकि बीजेपी उन्हें पूरी तरह साइडलाइन करने के मूड में दिखाई दे रही है। और पहले तो उनसे सीएम पद छीन लिया गया और अब उनका पसंदीदा विभाग भी देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए खास रिपोर्ट में। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के सीएम बनने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। फडणवीस खुद को किंग मेकर बता रहे थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान के दबाव में वो किंग मेकर से दरबारी बनने को तैयार हो गए। उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ भी ले ली और अब दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी बीजेपी फडणवीस को ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं है। दरअसल जिस तरह से फडणवीस ने खुद सरकार में शामिल न होने का ऐलान किया था, उससे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। इसके बाद से ही फडणवीस का राजनीतिक कद छोटा करने की तैयारी शुरू हो गई है और ये मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई भी दे जाएगा। शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मंत्रियों की संख्या पर सहमति बन गई है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट को 13 और बीजेपी के हिस्से में 25 मंत्री आएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार 11 जुलाई को कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद होगा। शिंदे गुट को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा और इसके बाद शिवसेना के और विधायक उनके साथ आ सकते हैं। दूसरी ओर फडणवीस लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनकी राय को तवज्जो नहीं दी जा रही है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीजेपी कोटे से बनने वाले अधिकांश मंत्रियों में फडणवीस विरोधी गुट के नेताओं के नाम दिखाई देंगे। साथ ही जिस गृह मंत्रालय में फडणवीस की नजर है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सुधीर मुनगंटीवार को राज्य का गृह मंत्री बनाने के पक्ष में दिख रहा है। मुनगंटीवार फडणवीस विरोधी कैंप के माने जाते हैं। इसके साथ ही बीजेपी इस बार मुंबई से अपने 3 से 4 विधायकों को मंत्री बना सकती है, जिसमें से बांद्रा पश्चिम से विधायक आशीष शेलार का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। उनकी गिनती भी फडणवीस विरोधी गुट के साथ ही होती है। बीजेपी की निगाह इस समय बीएमसी चुनावों पर है और बीजेपी किसी भी तरह इस बार बीएमसी से शिवसेना को बेदखल करना चाहती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार में इस बार बीजेपी कोटे से अधिकांश नए चेहरों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। जाहिर है कि इससे देवेंद्र फडणवीस के करीबी उन विधायकों का पत्ता कटता दिख रहा है जो फडणवीस के कार्यकाल में मंत्री थे। फडणवीस के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से धोखा ही है। पहले अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया और अब उन्हें ही किनारे करने की कोशिश हो रही है। वैसे विपक्ष का तो यहां तक आरोप है कि झूठे सपने दिखाना तो बीजेपी की पुरानी आदत है और ऐसा कुछ यूपी में देखने को मिल रहा है, जहां सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था वो तो पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन जो लोग नौकरी पर हैं उन्हें समय से पहले नौकरी से हटा रही है। क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार न मिलने को लेकर कई बार बवाल मच चुका है, तो वहीं विपक्ष ने भी लगातार इस मामले पर योगी सरकार को घेरा है। ऐसे में अब योगी सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने की तैयारी कर रही है। दरअसल राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी सरकारी विभागों में 50 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने का काम 31 जुलाई तक पूरा करने का शासनादेश जारी किया है। इसके तहत जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2022 तक 50 साल की उम्र पूरी कर ली हो वो स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे और स्क्रीनिंग में कर्मचारियों का ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी देखा जाता है।
इसके अलावा शासनादेश में कहा गया है कि राजकीय सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कार्मिक को 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए 3 महीने का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से रिटायर कर सकता है। मुख्य सचिव ने अनिवार्य रूप से रिटायर किए गए कर्मचारियों की सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शासनादेश में ये भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी अगर किसी कर्मचारी को बहाल रखने का फैसला करती है तो उस कर्मचारी को दोबारा स्क्रीनिंग से नहीं गुजरना होगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उन कर्मचारियों की पहचान की जाएगी जो काम करने लायक नहीं है या फिर उन पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप हैं। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है और कुछ नहीं, अपने हिसाब से ये अधिकारी तय करेंगे कि किसे निकालना है किसे नहीं। जो कर्मचारी 50 साल के ऊपर का हो गया है, खतरनाक जगहों पर काम नहीं कर सकता है, तो क्या उसे निकाल दिया जाएगा? सरकार कर्मचारियों को बड़े आंदोलन की ओर धकेल रही है। मुख्य सचिव खुद तो रिटायरमेंट के बाद 1 साल के एक्सटेंशन पर हैं और दूसरे कर्मचारियों को 50 से ज्यादा की उम्र पर रिटायर करने का आदेश जारी कर रहे हैं। क्या उनके अलावा और कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम नहीं है? ये सिर्फ कर्मचारियों को परेशान करने और उनका शोषण करने का तरीका है। योगी सरकार का ये फैसला विपक्ष के निशाने पर आ सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब बीजेपी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर मंथन कर रही है। तो किस पर लग सकता है बीजेपी का दांव? देखिए रिपोर्ट। वेंकैया नायडू की जगह अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका सभी को इंतजार है। बीजेपी वेंकैया को ही मौका देगी या फिर नए चेहरे पर लगाएगी दांव, ये 12 जुलाई को साफ हो जाएगा। बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि 12 जुलाई को वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। 6 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान होगा और इसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कौन सा चेहरा इस पद के लिए उतारा जाएगा। दोनों ओर से मंथन का दौर जारी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा चेहरा उतारने की तैयारी में है जिससे मोदी सरकार देश के सभी हिस्सों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देती हुई दिखाई दे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि सरकार सभी समुदायों और देश के सभी हिस्सों की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित कर रही है और फिलहाल सरकार और संगठन के स्तर पर दलित और मुस्लिम समुदाय शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व के लिहाज से छूट रहा है। ऐसे में संभावना है कि दलित, मुस्लिम या अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाली किसी हस्ती को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। ऐसे में दलित और अल्पसंख्यक समुदाय पार्टी से छूटा है और अगर देश के सभी हिस्सों पर नजर डालें तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से हैं। पीएम मोदी पश्चिम भारत और बीजेपी अध्यक्ष उत्तर भारत से हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 2 दर्जन से अधिक नामों पर बीजेपी के अंदर चर्चा हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी किसी दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है और इस रेस में फिलहाल 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला थावर चंद गहलोत का है, जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरा नाम हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का है। बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना से आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। बीजेपी की नजर भी इस समय सबसे ज्यादा तेलंगाना पर है, लेकिन मैदान में कौन उतरेगा इस पर 12 जुलाई को मोहर लग सकती है। देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी सभी की नजरें हैं, लेकिन इस वक्त नजरें तो ब्रिटेन की सियासत पर भी हैं, जहां पिछले कई दिनों से हलचल मची हुई है और अब प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्या है जॉनसन का ऐलान? देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनों की ही बगावत का शिकार हो गए और उन्हें अपने ही मंत्रियों की नाराजगी ले डूबी और ये बगावत इस कदर बढ़ गई कि बोरिस जॉनसन अब अपने पद से इस्तीफा देने को राजी हो गए हैं और आज उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। हालांकि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक बोरिस ही इस पद पर बने रहेंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर खतरा मंडराया है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार बगावत का तूफान उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया और उन पर इस्तीफा देने का दबाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब ब्रिटेन में 4 कैबिनेट मंत्री समेत 40 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि बीते दिन मंगलवार को वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद तो इस्तीफे की झड़ी लग गई। हालांकि इससे पहले जब उनके कैबिनेट मंत्रियों ने बोरिस को इस्तीफा देने की सलाह दी थी तो बोरिस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था।
उन्होंने कहा था कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उनका पद पर बने रहना जरूरी है। इतना ही नहीं, इस्तीफे की सलाह देने वाले मंत्री को बर्खास्त ही कर दिया गया, जिसके बाद उन पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया और आखिरकार उन्हें इस्तीफे का ऐलान करना ही पड़ा। बता दें कि इस पूरी बगावत की वजह क्रिस पिंचर है। दरअसल क्रिस पिंचर यौन उत्पीड़न समेत कई मामलों में आरोपी थे। बावजूद इसके उनको कैबिनेट और पार्टी में प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा सौंप दिया था। और बुलेटिन के आखिर में बात जर्मनी के भारत पर तंज की। देश इन दिनों धर्म के नाम पर दो हिस्सों में बंट चुका है। एक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इस समय धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर निशाने पर हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कल यानी 8 जुलाई को उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, लेकिन पेशी से पहले अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। जर्मनी ने जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर भारत के लोकतंत्र पर तंज किया है। देखिए ये रिपोर्ट। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से ही देश के साथ विदेश में जुबैर को लेकर आवाज उठाई जा रही है। वहीं अब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर भारत के लोकतंत्र पर तंज किया है। जर्मनी ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी की उम्मीद की जा सकती है। प्रेस को जरूरी स्पेस दिया जाना चाहिए। हम अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दुनिया भर में प्रेस की आजादी का हम समर्थन करते हैं। ये ऐसी चीज है जिसकी काफी अहमियत है और ये भारत में भी लागू होता है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। पत्रकारिता पर पाबंदी चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता है। इतना ही नहीं, जर्मन विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि जुबैर की गिरफ्तारी पर नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास की नजर है। हम इस मामले में यूरोपीय संघ के साथ भी संपर्क में हैं और ये पहली बार नहीं है जब विदेशों ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई बार भारत में धर्म के नाम पर हुई घटनाओं को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर साल 2018 के एक ट्वीट का हवाला देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब कल यानी 8 जुलाई को फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।